हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। 3 सालों के दौरान तहरीक इंसाफ हुकूमत को हर अहम मौके पर वॉकओवर देने की ओपोजिशन की रिवायत आज भी बरकरार रही। फाइनेंस बिल कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर हो गया। ओपोजिशन गुज़श्ता 2 हफ्ते शोर मचाती रही, बजट मंजूर नहीं होने देंगे, दावे होते रहे, लेकिन आज जब बजट की मंजूरी का वक्त आया तो कौमी असम्बली में हुकूमत के तमाम 172 अराकीन मौजूद थे, लेकिन ओपोजिशन के 25 अराकीन गैर हाजिर थे, जिसमें ज्यादा तादाद 12-13 तकरीबन नून लीग की थी, जिस पर पीपल्स पार्टी ने भी सवाल उठाए। This government has no legs to stand on. They've lost their moral authority from day one. They have no legal standing on the latest budgets that's passed by the National Assembly of Pakistan. यही तरीका है कि आप हाउस को अहमियत देते हैं, पार्लियामान को अहमियत देते हैं, और ऑपोजिशन, इफेक्टिव ऑपोजिशन तब कर सकती है जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब इस्लामाबाद में और पार्लियामान में मौजूद हो। पार्लियामान में अगर आप पे हमला होगा, अगर कायदे इस पे इख्तिलाफ पे फिजिकल असल्ट होगा और उस पे हम एक सियासी मज़हमत एहतजाजन अदम एतमाद नहीं लेकर आएंगे तो आप कब लेकर आएंगे? हमने बर्दाश्त तब ये किया है कि फिजिकल असल्ट हो। हमारा कायदे इस पे इख्तिलाफ था, जो एक कैंसर सर्वाइवर है, एक बुजुर्ग मेंबरान पार्लियामान है, अगर हुकूमती बेंचेस से उस पर फिजिकल हमला होगा, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। मुझे नहीं पता कि नून लीग वाले कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी पर डील का इल्जाम लगाती है तो कभी पीपल्स पार्टी नून लीग पर सवालात उठाती है, लेकिन हकीकत यह है कि हुकूमत की सहूलतकारी में कभी एक अपोजिशन पार्टी आगे होती है, कभी दूसरी। मुसलसल 3 सालों से अपोजिशन यह कहती हुई सुनाई दे रही है कि हुकूमत अब जा रही है कि तब जा रही है, मगर ये दावे अब तक खोखले साबित हुए। आज बजट की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म के मौसूसी शहबाज गिल ने अपोजिशन खास तौर पर नून लीग पर तर्ज किया कि जी जो कहते थे कि मंजूर नहीं होने देंगे बजट, लेकिन नून लीग ने जिसने बजट रोकना था उनके सबसे ज्यादा मेंबरान आज गायब थे। हर चैलेंज से सुरखरू होकर निकलने के बाद हुकूमत का एतमाद ऐसा ही होता है जैसा कि शहबाज गिल का नजर आ रहा है। वो हो भी क्यों ना, जब अपोजिशन जमातें खुद बड़े बड़े दावे करके लेकिन अपना जो है वो तकरीबन 0 रखे, तो फिर और कोई क्या करे। लेकिन यहां सवाल यह भी बनता है कि तहरीक इंसाफ जिसके लिए ओपोजिशन जहमत की बजाय रहमत बनी हुई है, कुछ बात उसकी भी मान ली जाए, क्योंकि हर मामले पर ओपोजिशन के खिलाफ पोजीशन ले ली जाती है। उसकी ताज़ा मिसाल इलेक्शन तरमीमी बिल है, जिस पर एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म ने अपने लोगों को ओपोजिशन से बात करने का कहा है। स्पीकर इस मामले पर कमेटी तो बना दी है स्पीकर ने, लेकिन जब तक हुकूमत अपने लोगों को बात बिगाड़ने से रोकेगी नहीं तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। शहबाज शरीफ की इस अहम मामले पर ओपोजिशन की APC के लिए 5 जुलाई की तारीख अब तय हो गई है और अयाज सादिक साहब दीगर जमातों से राब्ते कर रहे हैं, मगर यहां सवाल ओपोजिशन के लिए भी है कि जब आप हुकूमत के हर काम को खुद आसान बना देते हैं तो फिर इस मामले पर मसला क्या है। तमाम मामलात पर बात करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद हैं। अब्बासी साहब, पहले तो आपको मुबारक हो, बजट पास हो गया। आपको मुबारक हो, करवा दिया आपने बजट पास। भाई ये बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं सारे। पार्लिमानी निज़ाम में बजट हमेशा पास होता है, कभी भी रिजेक्ट नहीं होता। दावे ना करती नून लीग। नहीं, वो दावे देखें, ये आप पिछले हर बजट के वक्त ये आप बातें सुने, यही बातें होती हैं। अपोजिशन ये कहती है जी हम नहीं पास होने देंगे, हम मुकाबला करेंगे। बिल्कुल करेंगे, हमने किया है। 4 दिन लीडर्स अपोजिशन ने, मेरी बात सुन लें, 4 दिन लीडर्स अपोजिशन ने तकरीर की है। मेरा कोई 70-80 अराकीन अपोजिशन से उन्होंने तकरीर की है। बजट की हर खामी को अवाम के सामने रखा है। बजट में जो अवाम के मसाइल के हल नहीं उनको भी अयां किया है। यही अपोजिशन का काम होता है। अददी बरतरी पर अपोजिशन जो होती है, हुकूमत जो होती है, वो बजट पास करती है। अददी बरतरी ना हो तो पार्लियामानी निज़ाम में हुकूमत कायम नहीं रहती। आज अगर सारी अपोजिशन भी मौजूद होती, 163 के 163 और वोट डालते तो 172 का मुकाबला नहीं होता। नहीं, लेकिन अवाई साहब ये होता ना कि अगर बजट के खिलाफ 163 वोट पड़ जाते तो कम से कम एक स्ट्रॉन्ग मैसेज तो चला जाता, उससे एक सीरियसनेस शो हो जाती कि ओपोजिशन बाकी सीरियस है। 138 भी स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आज जो लोग मुल्क में मौजूद थे, जो असेंबली आ सकते थे, अगर वो सारे के सारे मौजूद होते, मैं खुद नहीं था, मैं आज नैब की अदालत में था, शहबाज साहब की फैमिली में डेथ हुई है, वो नहीं थे, तो ये 148 के करीब अराकीन वहां पर होते। कुछ बाकी बीमार हैं, कुछ मुल्क से बाहर हैं,
जमात इस्लामी हमारे साथ वोट नहीं करती, ये मामला है। अच्छा, तो इसमें कोई ज्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं थे, शहबाज शरीफ साहब नहीं थे, अंदरूने खाना आपने कोई डील तो नहीं कर ली? आप डील करवा दे, हम हर वक्त डील के लिए तैयार रहते हैं। डील नहीं करवाते। डील किस बात पर करेंगे? नहीं, और हमने कभी डील की तो इतनी सस्ती नहीं करेंगे कि आपको वोट वहां नहीं देंगे। अच्छा, नहीं तो डील करेंगे किस चीज की? वजारत उज़्मा से कम तो नहीं मानेंगे? डील सिर्फ पाकिस्तान के अवाम से है। अच्छा, और वो फ्री और फेयर इलेक्शन की डील है। पाकिस्तान के अवाम को फ्री और फेयर इलेक्शन दे, इसके अलावा मुल्क का कोई चारा नहीं है, किसी गलतफहमी में ना रहे। अच्छा, ये जो 138 तो मतलब 25 लोग जो गैर हाजिर थे, उसमें ज्यादा तादाद नून लीग की, 13 लोग आपके मिसिंग थे? जी, 12 हमारे नहीं थे। अच्छा। जिसमें से 6 लोग आप छुट्टी में समझें समेत मेरे, मैं नायब अदालत में था, शहबाज साहब नहीं थे। 4 और लोग बीमार हैं, वो नहीं थे। 6 लोग सुबह हाजिरी पे आए, उस वक्त जब वोटिंग हुई इजलास में मौजूद नहीं थे। अच्छा, ये इतनी बात है। असल वक्त तो वोटिंग का ही होता है, लेकिन इससे एक वोट होता है। हम दूसरा वोट करा के 142 भी कर सकते थे, तीसरा करा के 148 भी कर सकते थे। एक इंडिकेशन होती है कि भाई हमने रिजेक्ट कर दिया। ये पार्लियामान में एक, इसको आप ऑप्टिक्स कह लें, जो भी समझ लें, ये पार्लियामान में किया जाता है। देखें, वो बिलावल साहब जिस तरह आप कह रहे हैं ना, बड़ा सवालिया निशान उन्होंने उठाया कि इससे सीरियसनेस नून लीग की शो होती है। और उसकी वजह यह भी है भाई साहब कि जब अहम वोटिंग होती है, फिर तो आप गिले करते हैं कि हमारे अरकान असम्बली को थ्रेट्स हैं, उनको उठा लिया गया है, वोट नहीं। अब तो किसी ने आपको कॉल नहीं की, थ्रेट नहीं किया, और आपके लोग पूरे नहीं थे। देखें, अगर लोग पूरे भी होते क्या रिजल्ट आता? अगर 6 लोग में देखें, मैं माजरत करता हूँ, माजरत से चाहता हूँ। पार्लिमानी निज़ाम समझने की जरूरत होती है, वक्त लगता है। ये लोग अभी समझे नहीं, समझ जाएंगे। सिंध असेंबली में कितने लोग थे, पंजाब में कितने लोग, बलूचिस्तान में क्या था। मैं ये पूछ रहा हूँ, कभी किसी अपोजिशन ने बजट का वोट जीता है पाकिस्तान की तारीख, दुनिया की तारीख में? नहीं होता। तो ये एक ऑप्टिक्स होते हैं कि हमने, ठीक है, हमने दिखाया, हमें ज़्यादा करने चाहिए थे। बिल्कुल, मैं इसका हामी हूँ, ज़्यादा करने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं हुआ। 138 हुए, 142 भी हो सकते, 148 भी, मैक्सिमम 148 की बात। लेकिन इस ओपोजिशन की कोऑर्डिनेशन शो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा कि कोई आप? जी, कोऑर्डिनेशन में बिल्कुल कमी थी, बिल्कुल कमी थी। जुदा पूरे होने चाहिए थे, लेकिन उस कोऑर्डिनेशन से कोई क्रिटिकलिटी नहीं थी। क्रिटिकल नहीं था कि जी आज हम हरा देते हुकूमत को, हरा नहीं सके। शहबाज साहब ने जो इशाइया किया था पार्लिमानी पार्टियों का सारा, उसका भी कोई इम्पैक्ट, खाना खा गए? उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा, वो उन्होंने पार्लिमानी लीडर्स को इकट्ठा किया था, तो सारे लोग आए। मैं गिन देता हूँ कौन नहीं आए। 12 लोग हमारे नहीं आए, 2-3 पीपल्स पार्टी के नहीं आए, 3-4 JUI के नहीं आए, ANP के एक हैदर साहब नहीं आए, जमात इस्लामी वोट नहीं देती, BNP मैंगल हमारे साथ, वो असर मैंगल साहब बाहर हैं। इस तरह ये कोई 22, 23, 24 लोग बनते हैं। ठीक। अच्छा, कल प्राइम मिनिस्टर साहब खिताब कर रहे हैं, जाएंगे आप कल भी या? ये अपोजिशन फैसला करेगी, वहां जाने का मकसद कोई नहीं है, उनकी तकरीर सुनने का। मैं तो कोई उसमें फादियत नहीं समझता। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, रवैया वज़ीर आज़म वाला नहीं है। जो इस हाउस में हुआ है, उसकी अगर माफी मांग ले, फिर शायद अपोजिशन गौर करेगी कि हम जा सकते हैं वहां पर। उन्होंने क्या किया जिसकी माफी मांगी? जो हमलावर हुए लीडर्स अपोजिशन पर। वो तो आप बिलावल साहब की चांद बातें आपको याद रखिए, इतनी हमदर्दी का इजहार उन्होंने आज किया है लीडर्स अपोजिशन के साथ। हाँ, उन्होंने तो किया, लेकिन इमरान खान ने खुद तो कुछ नहीं किया ना। वो तो अब मामला तय। चले, शुक्र है वो खुद हमलावर आकर नहीं हुए, उनके वज़रा हमलावर हुए, उनके मेंबरान हमलावर हुए, लीडर ऑफ द हाउस हैं। ये मामूली वाकया नहीं था। अच्छा, बिलावल साहब ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मामूली वाकया नहीं था, वो तो आपको कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाएं स्पीकर के खिलाफ। आप वो लाए सुबह शाम को। माजरत से कहूँगा, एक पार्टी के लीडर हैं, जरा बात हकायक पर मबनी करनी चाहिए। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि शहबाज शरीफ साहब के साथ अगर ऐसा हुआ तो स्पीकर को घर भिजवाना चाहिए। मैंने ये बात मीटिंग में नहीं सुनी उनसे, ये आज टीवी पर सुन रहे हैं। अच्छा, जब वाकई को 10 दिन हो गए। नहीं तो जो आपने पेश की थी अदम एतमाद, वो वापस आपने ली थी? वो डिप्टी लीडर की थी। अच्छा, वो किसी और मसले पर थी, वो उससे पहले थी। स्पीकर के खिलाफ बिल्कुल अदम एतमाद होना चाहिए था। मैं आज भी इसके हक में हूँ, ये होना चाहिए। किसके कहने पे नहीं हुआ? ये सब बैठे, सब जमातें बैठी, उन्होंने कहा नहीं ठीक है, ये है, वो है, जो भी है, सबने तय कर लिया। अच्छा, तो बिलावल साहब ने मीटिंग में ऐसी कोई बात नहीं की? आज मैंने नहीं सुनी, हो सकता की हो, लेकिन
जो फैसला हुआ स्पीकर साहब के साथ उसमें वो शामिल थे, उनके मेंबरान भी शामिल थे। ठीक। अच्छा भाई साहब, कुछ आपने वो दावा वगैरह किया था, $1 मिलियन थी या $10 मिलियन का कोई सम था, किसी वजीर ने रिश्वत मांगी और वो कंपनी भाग गई जी। वो अब अली जैदी साहब कह रहे हैं, आप नाम लें, कौन से वजीर साहब थे? वो जब वक्त आएगा पता चल जाएगा, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पता कंपनियां भाग गई हैं, काम हुआ नहीं है, तो ये इन चीजों का सबूत नहीं होता। ये चीजें मार्केट का हिस्सा होती हैं। सब बड़ी छोटी दुनिया है, सब एक दूसरे को जानते हैं। सर, आपको पॉलिटिशियंस हो, जर्नलिस्ट हो, अली जैदी साहब का नाम मैंने नहीं लिया, उनको क्या फिक्र पैदा हो गई है? नहीं तो वो जाहिर बात है, वो पूछ नहीं, जाहिर बात नहीं है, पूरी काबीना भरी हुई, ऐसे पीएम भरे हुए हैं, कोई और भी हो सकता है। जी, कोई भी हो सकता है। यहाँ सारे पैसे मांगते हैं, कोई एक मांगे तो आप एक का तो नाम ले लेना, एक का नाम। मैं क्यों नाम लूं? मैं कभी नाम नहीं लेता, मैं इन चीजों की परवाह भी नहीं करता। मैं ये बता रहा हूँ कि ये लोग मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। मैं वो तासुर बता रहा हूँ इंटरनेशनल मार्केट में है। आज इंटरनेशनल मार्केट में ये बात बड़ी क्लियर है कि ये करप्ट हुकूमत है, ये पैसे इसके वजीर मांगते हैं, जब तक पैसे नहीं देंगे काम नहीं होगा, और अब दुनिया में पैसे देने वाले कम लोग रह गए। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये किसी ने आपको वहां से बताया है, ये इन्फॉर्मेशन जो भी है? मैं इस बात को भी छोड़े जी, मैंने एक बात सर ये कर दी है, मैंने एक बात कर दी है, मैंने किसी पर बराह रास्त इल्जाम नहीं लगाया ना भाई साहब, या मैं जाके किसी और पॉलिटिशियन से दुनिया में पैसे मांगूं तो वो कहेगा यार ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट सारे ऐसे होते हैं, तो ये तो मुल्क का नाम उसमें, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहे हैं, मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है, लोग बात कहीं करते हैं। मैंने खुद बातें सुनी है, मैं ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं आपके साथ, और उसका सबूत है। अच्छा, सबूत है कि यहां पर 4 कंपनियां टर्मिनल लगा रही थी, फाइनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर चुकी थी। आज 3 साल गुजरने के बाद सब ने छोड़ दिया काम। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, एक पोर्ट कासिम की मिसाल दे रहा हूं, बाकी छोड़े मामलात को। ठीक, चलें। शाहिद खकान भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक बाद वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे पूछेंगे कि बजट तो पास हो गया, लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर कुछ हुकूमत को आगे बढ़ना पड़ेगा, और मैं ये तो नहीं कहूँगा अपोजिशन को गले लगाए, लेकिन साथ बैठ के ये मामलात क्यों हल नहीं हो सकते हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बजट पर तफसीली गुफ्तगू हमने की। नून लीग के अरकान गैर हाजिर थे और बजट से पहले ये दावे किए जा रहे थे, शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब जो थे मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे कि नहीं मंजूर होने देंगे, और उससे पहले अगर थोड़ा सा बैक चला जाए तो जल्द से जुलूस हो रहे थे, हुकूमत को घर भिजवा देंगे। अब हुकूमत को घर भिजवाना तो छोड़ें, वो खुद ये इंश्योर नहीं करवा सके कि उनके अरकान बजट वाले दिन, जो बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में वो खाली दावे, खोखले दावे कर रहे थे, उस दिन भी उनकी तादाद जो थी वो पूरी नहीं थी। इस तमाम मामले पर गुफ्तगू करेंगे। अब हुकूमत ने बजट तो मंजूर करवा लिया है, लेकिन काफ़ी सारे इम्तिहान और भी हैं। अभी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, बाकी बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि कंसेंसस ज़रूरी है पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों का अक्रॉस द बोर्ड। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक हबीब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुबारक हो आपको तो प्लेट में रख के दे दिया है बजट। देखें जी, खैर मुबारक, ये तो पाकिस्तान की आवाम को मुबारक है, क्योंकि ये बजट जो है ये पाकिस्तान की आवाम का बजट था। ये लूट सेल बजट था, जिसमें आपने, चाहे वो हमारा सनतकार है, आम मजदूर है, किसान है, मुल्क की एक्सपोर्ट्स के हवाले से, मुल्क की ग्रोथ के हवाले से, टैक्स टू GDP के अंदर इजाफा करने के हवाले से एक बड़ा ज़बरदस्त बजट जो है वो पेश किया गया। और इसमें ख़ास तौर के ऊपर जो प्रोग्राम, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है, 40 से 60 लाख ख़ानदानों को हम गुर्बत से उठा के ऊपर लेकर आ रहे हैं। 5 लाख रुपए उनको कारोबार करने के लिए बिलासूद, 20 लाख रुपए उनको बिलासूद घर बनाने के लिए कर्ज फराहम करना, फ़नी तालीम उनको फराहम करना, इस जैसे बहुत बड़े हमारे इसमें मंसूबे शामिल हैं। ख़ास तौर के ऊपर डैम्स के लिए पैसे रखे गए हैं, एनर्जी सेक्टर के लिए पैसे रखे गए हैं। तो लिहाजा इस बिल को आवाम ने पहले ही पजीराई दी। जहाँ नाकामी कहाँ हुई, अपोजिशन की नाकामी हुई। जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे उनके गुब्बारे से हवा निकल गई
कि आज ऑपोजिशन लीडर खुद मौजूद नहीं थे कौमी असेंबली में। नहीं, ये तो जब वो मौजूद ना हो तो उनके अराकीन क्या लेने आएंगे कि डेफिनेटली आप तो उसे लूट सेल बजट कह रहे हैं, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता प्राइसेस थोड़ी पेट्रोल लेवी हो गई या इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हो गई, ये अब आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेंगे। लेकिन ये ओपोजिशन का काम है ये सारी चीज़ें असेंबली में उठाना, और जिस दिन ये सब कुछ होना था वो असेंबली से ही गायब थे। तो ये तो आपकी एक गुड लक है। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से बड़ा इजीली सेल थ्रू किया, बजट आपने प्रूव कर लिया, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्यों नहीं हल हो सकते? क्योंकि देखें हर इलेक्शन आप उठा के देख लें, 2018 हो 13 हो, उस पर क्वेश्चन मार्क उठा दिए जाते हैं। जो जीत जाता है वो खुश होता है, जो हार जाता है वो रिजल्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये तहरीक इंसाफ के लिए भी है, नून लीग के लिए भी है, पीपल्स पार्टी के लिए भी है कि बैठकर ऐसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए जाएं कि ये मतलब फॉर रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स और पाकिस्तान को अल्लाह ताला कायम व दायम रखे कि आइंदा ये बात कोई ना कर सके जो इलेक्शन हारे कि जी धांधली हुई है। देखें बात ये है कि फिर यही वजह है, इसी वजह से तो हम कहते हैं कि हमारी जो ऑब्जेक्टिविटी है रिफॉर्म्स के पीछे, ईवीएम जो हम लाना चाह रहे हैं पीछे ऑब्जेक्टिविटी है ट्रांसपेरेंसी, साफ और शफाफ इंतखाबात। और आपके इल्म में होना चाहिए कि क्रिकेट के अंदर भी न्यूट्रल एम्पायर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लेकर आए थे। हमने सिस्टम की शफाफियत की बात की, हमने 126 दिन का आपके इल्म में होगा हमने धरना दिया था। 2013 में तमाम जमातों ने कहा कि आरओ इलेक्शन हैं, लेकिन एक जमात ने भी अमली जदोजहद धांधली के खिलाफ नहीं की जो हमने की हुई है। लिहाजा हम इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए हमने ये इकदाम ले रहे हैं। दुनिया के 20 ममालिक के अंदर ईवीएम इस्तेमाल हो रही है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती? जहाँ तक रहेगी अपोजिशन की बात, अपोजिशन को हमने पहले भी एंगेज किया, अब मामला सेनेट में है। अब दोबारा हमने अटॉर्नी जनरल साहब की सरबराही में उनकी जिम्मेदारी लगाई है कि वहाँ सेनेट में मौजूद जो इनके सेनेटर्स हैं जो कानून को समझते हैं, उसमें फारूक एच नाइक भी हैं, उनमें तारड़ साहब भी हैं, आप एक दूसरा और लोग भी हैं, उनके साथ भी एंगेज करेंगे। ठीक है, एपीसी अभी हो रही है इसी मामले पे, तो आप अनाउंस कर दें कि जी अब गवर्नमेंट भी आपके साथ बैठना चाहती है, आए सारे इकट्ठे बैठे। मामला ये है, मामला उधर ही सॉर्ट। देखिए मामला क्या है, मामला ये है पहले संजीदगी दिखानी जरूरी है। यही जमातें हैं, मैं थोड़ा आपको पस मंजर पे जरूर लेके जाना चाहता हूँ, जिन्होंने मिसाके जमहूरियत में तय किया था ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट होगा। वो भी एक रिफॉर्म थी ना, उसके बाद उसके ऊपर मुख्तलिफ मौक़ों पर बयानात आते रहे, लेकिन जब अमली मौके का टाइम आया तो तमाम जमातों ने उसकी मुखालफत कर दी। इसीलिए हम इनको ये कहते हैं कि आप ईवीएम का मॉडल तो देखें। हमें पता है कि आपकी मजबूरियाँ हो सकती हैं, आपको ठप्पा माफिया पसंद हो सकता है, स्टफिंग पसंद हो सकती है, इलेक्टोरल अमले को साथ मिला के मामलात का चलाने का मामला होगा। इन सब चीज़ों से ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। कल को जो जिसको वोट मिलेगा उसके ऊपर अवाम यकीन करेंगी, तमाम जमातें यकीन करेंगी, जमहूरियत मजबूत होगी, इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर लोगों का एतमाद बढ़ेगा, इलेक्शन कमीशन की भी क्रेडिबिलिटी और रिस्पेक्ट के अंदर इसके अंदर इजाफा होगा। यही चीज हम बावर करवा रहे हैं। सिर्फ ओपोजिशन नहीं है ना, इलेक्शन कमीशन को भी वो भी ये कह रहे हैं कि हमें एतमाद में उस तरह से नहीं लिया गया। जो दरमियान में 2 ऑडिट फर्म्स को ऑन बोर्ड लिया गया था, वो ऑडिट रिपोर्ट्स भी आपने पढ़ ली होंगी, वो उसी को बुनियाद बना के कहते हैं कि जी जो कंसर्न उन ऑडिट, स्पेशली जो मिनिस्ट्री ऑफ IT ने जो नहीं, वो अलग चीज है। वो जो बात हो रही है वो हो रही है आई वोटिंग के हवाले से। आई वोटिंग के हवाले से वो है ओवरसीज कंसर्न्स हैं, ईवीएम पे अलग। मैं आता हूं देखें, वो है ओवरसीज वोटिंग राइट के ऊपर। अगर आप इलेक्शन एक्ट 2017 पढ़ें तो उसकी शिक नंबर 94 या गालबन 194 है, और इलेक्शन की शिक नंबर 203 है इलेक्शन एक्ट 2017 की, जिसमें ये लिखा हुआ है कि ईवीएम हो चाहे आपने ओवरसीज वोटिंग को राइट देना है, उसके लिए पायलट प्रोजेक्ट्स इलेक्शन कमीशन ने ही करने हैं। उन्होंने वो पायलट्स किए हैं या नहीं किए, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लें। आइन का आर्टिकल 218 क्या कहता है, जो पावर्स डिफाइन करता है, वो कहता है फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं। अगर फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इंतखाबात होते हैं तो हर बार उसके ऊपर शोर क्यों मच जाता है? यही जमातें इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिफरेंट इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। हम तमाम लोगों को एंगेज करना चाहते हैं, चाहे वो अपोजिशन है चाहे वो इलेक्शन करना तो चाहते हैं, विल तो है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं नजर आ रहा। प्रैक्टिकली मैं आपको गुजारिश करता हूं, जब ये इलेक्शन अमेंडमेंट 2021 का बिल आया, ये असम्बली कौमी असम्बली में 16 अक्टूबर 2020 को पेश किया गया। इसके ऊपर स्टैंडिंग कमेटी के मुतद्दद इजलास हुए, 8 महीने ये बिल कौमी असम्बली में रहा। अपोजिशन तो उस वक्त धरने, जुलूसों, इस्तीफों, अदम एतमादों, लॉन्ग मार्चों में फंसी हुई थी, ये कंफ्यूज थे। इन्होंने तो इसके ऊपर नजर नहीं डाली। इवन आप इनकी स्टेटमेंट्स देखें, बिलावल की, शहबाज शरीफ की, इतने गैर संजीदा थे। इन्होंने कहा कि हम ईवीएम का मॉडल ही नहीं देखना चाहते, उसका हम बाइकआउट करेंगे। फ़खर हमाम जैसी
जो अक्रॉस द बोर्ड रिस्पेक्टेबल शख्सियत है उनके साथ इन्होंने बैठने से इनकार कर दिया। स्पीकर साहब ने इनके साथ जो है वो राब्ता किया, अब भी हम इनके साथ एंगेज करना चाहते हैं। ये APC किसी मसले का हल नहीं है। APC तो कितनी हुई हैं, ये जो एक PDM से बनने से पहले भी एक APC हुई थी, उसका एजेंडा भी था, अब एक नई APC इन्होंने बना ली। ये पार्लियामेंट को इज्जत दें ना, पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में बैठ के बात करें। सेनेट भी पार्लियामेंट का हिस्सा है, वहां भी इनकी अपनी जमात है, ये अपनी तजावीज़ वहां पर ले आए, उन तजावीज़ को हम देखेंगे। हम चाहते हैं कि इंक्लूसिव अप्रोच से हम जो है वो इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर आए जिसमें तमाम जमातें शामिल हों, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा जो है, अगर हुकूमत 4 कदम चल के आगे आ रही है तो 2 कदम इनको भी चल के अच्छा, आना पड़ेगा। APC में अगर ये फैसला कर लें, कुछ 2, 3, 4 लोगों की कमेटी बना दें, कुछ मुतफिका मुतालबात आ जाएं, तो क्या आप APC के साथ एंगेज होने के लिए तैयार हैं? देखें, बात यह है, हम पार्लियामेंट के अंदर मौजूद जो तमाम जमातें, ठीक, उनकी जो लीडरशिप है उसके ऊपर हम पहले भी एंगेजमेंट के लिए राब्ते कर रहे थे, अब भी हम तैयार हैं। हमें ये ना बताएं कि आउट ऑफ द पार्लियामेंट कोई फोरम है, आउट ऑफ द पार्लियामेंट फोरम की कोई वक़्त, कोई हैसियत नहीं है, मतलब पार्लियामेंट के अंदर वो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक, जस्ट जो है वो एक आई वॉश है, जस्ट प्लेइंग विद द मीडिया गैलरी है, हेडलाइंस बनाने के अलावा, और उसका नतीजा 0 बराए 0 है। ठीक। अच्छा, एक चीज क्लैरिफाई कर दें, क्या अब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट मेरे शो के बारे में, मतलब टॉक शो के बारे में, न्यूज शो के बारे में ये भी डिसाइड करेगी कि इधर गेस्ट कौन सा आना है और कंटेंट कौन सा चलना है? नहीं, देखें, ना तो हमारा कोई कंटेंट के ऊपर तो हमें बिल्कुल किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। ठीक, हर पार्टी की एक अपनी मीडिया मैनेजमेंट है, जो एक इंटरनल आपकी अरेंजमेंट होती है अपनी पार्टी की सतह के ऊपर, कि अगर आप किसी शो के ऊपर किसी गेस्ट को भेजने हैं और दूसरी जानिब से भी कोई गेस्ट आ रहा है, तो वो आप फैसला करेंगे कि आपकी जानिब से कौन सा स्पोक्स पर्सन जाकर आपकी हुकूमत को, आपकी पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा। यहां तक का मामला है, इसके अलावा कोई मामला नहीं। तो ये तो पहले भी तहरीक इंसाफ इसी तरह नहीं, हॉर्सेस, मैं आपको बताता हूं, देखें, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज होते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि आप कहें जी मिफ्ता इस्माइल के सामने जाकर हम किसी ऐसे बंदे को बिठा दें जिसको एनर्जी की नो हाउ ही नहीं है, वो तो पंचिंग बैग बन जाएगा ना वहां पर जाकर। अगर उनके मुकाबले में हमाद अजहर या कोई एक्सपर्ट जो उस हवाले से बैकग्राउंड नॉलेज रखते हैं वो बात करेंगे, तो उसके ऊपर एक डिबेट भी अच्छी होगी, लोगों के लिए नॉलेज शेयरिंग भी होगी। तो इस हवाले से हमारी अरेंजमेंट है, हमें किसी के ऊपर कोई कदगन नहीं लगा रहे। जो पहले पिछले दिनों एक हवाले से एक मिसकंसेप्शन सामने आई, उसके हकाइक उससे बरक्स हैं कि दूसरी जानिब से, नून लीग की जानिब से एक गेस्ट से, उनकी जानिब से 15 मिनट पहले ये कहा गया कि मैं PTI के फलाने पार्लियामेंटेरियन के साथ नहीं बैठूंगा, जो कि तमाम टॉक शोज में जाते हैं और उनके साथ मुतअद्दिद शोज कर चुके हुए हैं। तो 15 मिनट पहले आप किसी को इस तरह पुल ऑफ तो नहीं कर सकते। ना ये किसी एंकर को जेब देता है, ना ये उनकी टीम को जेब देता है। लिहाजा अगर आप नहीं किसी के साथ बैठना चाहते तो आप कोऑर्डिनेशन से 2, 4, 5 घंटे पहले कोऑर्डिनेशन हो रही होती है, आप पहले कन्वे कर दें, वो उस हवाले से था। लेकिन ये तो तमाम जमातें डिसाइड करती हैं कि आपके टॉक शो पे उनकी पार्टी का नुमाइंदा जो है वो कौन सा डिसाइड करना है। इट हैज नथिंग टू डू विद कि जी आपने सारे गेस्ट भी यही लेने हैं, कंटेंट भी आपने यही चलाना है। और इससे जो है किसी, अगर देखें ये पॉलिसी जो है वो क्रॉस द बोर्ड इंप्लीमेंट होती है, तो इससे किसी एंकर को या मीडिया पर्सन को कोई किसी किस्म का कोई एतराज नहीं होना चाहिए ना। हमने अपॉइंट किए हुए हैं, नॉमिनेट किए हुए हैं कि ये हमारी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। अब लेट्स सपोज बजट है तो इकोनॉमी के ऊपर डिबेट हो रही है, इकोनॉमी के ऊपर शो है। अगर मुझे इकोनॉमी का बैकग्राउंड का पता ही नहीं है तो मैं आपके शो के ऊपर आके क्या बात करूंगा, मैं आपके शो के ऊपर आके प्रोडक्टिव नॉलेज क्या शेयर करूंगा, या मैं आपके क्वेश्चंस का क्या जवाब दूंगा। तो लिहाजा हमारा सिर्फ इतना इंटरनल एक अरेंजमेंट है अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी गवर्नमेंट की तरफ से, कि हम उन लोगों को टीवी के ऊपर सामने लेकर आएंगे जिनकी उन रेलिवेंट टॉपिक्स के ऊपर ग्रिप होगी। ठीक है, चलें, ये तो आपने क्लैरिफाई कर दिया, फेयर इनफ। जाते हुए आखिर में कल PM साहब खिताब कर रहे हैं कौमी असम्बली में, तो तैयारी पूरी है क्या? वो बाइकआउट कर देंगे, फिर कोई देखें हमें उससे माइक वाइक फेंकना? देखें बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री है ना, ये वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म जो है एक तरफ ये कहते हैं वज़ीर आज़म साहब पार्लियामेंट में नहीं आते, पार्लियामेंट में आकर बात नहीं करते। तो पार्लियामेंट में जब प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं तो वो आगे एक किस्म की गवर्नमेंट की पॉलिसी स्टेटमेंट बयान कर रहे होते हैं, और जब वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो पूरी दुनिया में आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो सबके प्राइम मिनिस्टर है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि सबको उनको तहम्मुल के साथ जो है वो सुनना चाहिए, और यही हम इनसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छे पार्लियामेंटेरियन होने का सबूत दें, ताकि पार्लियामेंट्री
रवायात को जो है वो हम कायम रख सकें। ठीक, फरूख हबीब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त पे चाहता है जिसके बाद आपको कराची लिए चलेंगे। सिंध असम्बली में भी मामलात काफ़ी कशीदा हो चुके हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब आज उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, वो हमें शो में ज्वाइन करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वजह क्या है आपकी रेजिग्नेशन। वेलकम बैक नाज़रीन। सिंध असम्बली में हुकूमती जमात पीपल्स पार्टी और अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक लड़ाई मुसलसल जारी है। हर इजलास में दोनों जानिब से एक दूसरे पर तनकीद और कभी कभार गैर पार्लिमानी हमले भी हमें देखने को मिलते हैं। गुज़श्ता रोज़ असम्बली का इजलास हंगामा आराई की नज़र हो गया था और वजह बनी थी PTI के अरकान का अपने रहनुमा को ऐवान से खिताब की इजाज़त ना मिलने पर भरपूर एहतजाज, और एहतजाज के दौरान ना सिर्फ नारेबाजी बल्कि कुछ अरकान उनके चारपाई लेकर आ गए और उसे जमहूरियत का अलामती जनाजा करार देते हुए स्पीकर के रोस्टरम के सामने रखने की कोशिश की गई। और इस पर फिर यह हुआ कि स्पीकर ने नाराज़गी का इजहार करते हुए उसे ऐवान की तौहीन करार दिया और आज PTI के तकरीबन 8 अरकान पर असम्बली की बेतौकीरी और पार्लिमानी रवायात को नुकसान पहुँचाने पर सेशन में शिरकत पर पाबंदी भी लगा दी। और आज ही जो साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, उन्होंने सिंध असम्बली की रुकनियत से इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया और शिकवा यह किया कि असम्बली में उन्हें किरदार अदा नहीं करने दिया जा रहा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नकवी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नासिर हुसैन शाह साहब हों या सईद गनी साहब हों, वो ये कह रहे हैं आपने रिज़ाइन इसलिए दिया क्योंकि इंट्रा पार्टी आपके मसाइल हैं, इख्तिलाफात हैं, आपको काम नहीं करने दिया जा रहा। तो ये बताइए कि इस्तीफ़े की वजह तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात ही हैं? नहीं जी, मैंने बड़े वाज़े तौर पे मीडिया के सामने बयान कर चुका हूँ कि मैं असम्बली की रुकनियत से इसलिए इस्तीफ़ा दिया है कि असम्बली में आमरीत है, असम्बली में जमहूरियत को परवान नहीं दिया जा रहा। हम नुमाइंदों को जो अवाम ने भेजे हैं, ख़ास तौर पे शहर कराची के, उनको सिंध हुकूमत ना को उनको फंड्स देती है, ना असम्बली के अंदर स्टैंडिंग कमेटीज़ की रुकनियत देती है, ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सिंध हुकूमत के अकाउंट्स को स्क्रूटनी देती करने का मौका देती है, ना हमारे बिल्स जो हमने लेजिस्लेशन लिखी है उसको फ्लोर ऑफ द हाउस पे पेश करने देती है, ना हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का माइक खोलती है, ना हमारे पार्लिमानी लीडरान को बोलने दिया जाता है, यहाँ तक कि बजट की तैयारी में नहीं है। और आज तो हद हो गई कि उन मेंबरान को जिनको आने की इजाज़त भी थी उनको भी ऐवान में अंदर आने नहीं दिया गया और असेंबली के दरवाज़ों को ताला लगा दिया गया। ये कौन से जमहूरी अमल है? फिरदौस शमीम नकवी साहब, इसमें सवाल ये कि फिर तहरीक इंसाफ के सारे लोग इस्तीफा दे देते ना अगर एहतजाजन, ये आपके एक इस्तीफे से पीपल्स पार्टी मजबूर तो नहीं होगी? और दूसरा ये कि क्या ये वाकई इस्तीफा दे दिया, वापस तो आप नहीं लेंगे, ज़िमनी इलेक्शन भी होगा आपकी सीट पर? जी, मैं एक चीज जानता हूं कि इस्तीफे के सबसे बड़ी वजह एक और भी है कि मैं अपने शहर, अपने इस मुल्क के से मोहब्बत रखता हूं और मैं ये समझता हूं जो ये सूरत हाल चल रही है ये जमहूरियत नहीं कहलाई जा सकती। ऐसी जमहूरियत का कोई फ़ायदा नहीं जो इतनी लूली रंगड़ी हो, ऐवानों में बैठ के जहां आप आवाम की खिदमत ना कर सकें, ऐसी जमहूरियत का कोई फ़ायदा नहीं। और इसीलिए मैंने ये दिया है इस्तीफ़ा, एहतजाजन दिया है कि ये ऐवान को जो उसका मुक़द्दस मकाम है उससे बहुत नीचे ले आया गया है सिंध हुकूमत के रवैये ने, और सिंध हुकूमत के रवैये के वजह से आवाम की तकालीफ बढ़ती जा रही है। इस शहर कराची में न बसें हैं, न साफ पीने का पानी है, न सीवरेज का है। मैं बेतहाशा दफ़ा ये सारी फैक्ट्स गिना चुका हूँ। और जहाँ तक आपने ये बात की है तो मैं समझता हूँ कि ज़बान से कहने की ज़रूरत कुछ नहीं होती, आइंदा का अमल खुद वाज़े कर देगा कि मैं अपनी बात का कितना पक्का हूँ या नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि फिर सर अगर ज़िमनी इलेक्शन होता है तो आप तो ये कह रहे हैं, आप तो ज़ुबान के पक्के हैं, हमने पहले भी देखा हुआ है। अगर इस्तीफ़ा आप वापस नहीं लेंगे तो फिर ज़िमनी इलेक्शन जब होगा उसमें आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? आपकी आवाज़ नहीं आई, ज़रा रिपीट कर देंगे?
सर मैंने ये कहा कि आप इस्तीफा तो चले, आप कह रहे हैं जुबान के पक्के हैं, वापस नहीं लेंगे, लेकिन जिमनी इलेक्शन अगर होता है उसमें आप फिर हिस्सा लेंगे नहीं लेंगे? मैं भरपूर किरदार अदा करूंगा जिमनी इलेक्शन में, और मैं इंश्योर करूंगा कि मेरी जमात जीते और कराची के अंदर लोगों को एहसास हो कि कराची तहरीक इंसाफ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो कराची को ओन भी करती है, कराची के मसाइल के ऊपर जद्दोजहद भी करेगी और कराची के लिए हर वक्त आवाज़ भी उठाएगी। और मैं इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि मेरी इलेक्ट्रेट, जैसे कि माजी में मैं जब UC 18 का चेयरमैन था, सब ने वोट दिया मेरी पार्टी को, जब मैंने MPA बना, मुझे इसी तरह यकीन है कि आइंदा भी मेरे PS 101 के जितने वोटर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। इससे कि फिरदौस शमीम नकवी ने मतलब आप खुद नहीं लड़ना चाहते, नहीं लड़ेंगे इलेक्शन? इस तरीके से अपने इलाके की खिदमत भी की है, नुमाइंदगी भी की है और आइंदा भी नुमाइंदगी करता रहेगा। ठीक, चलें। फिरदौस शमीम नकवी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बैनुल अक़वामी उमूर पर बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं समी यूसुफ़ज़ई हमें ज्वाइन करेंगे। उन्होंने आज बड़ी अहम खबरें दी हैं, जो इंडियन डेलीगेशन मिला तालिबान से कतर में, वो हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। सवाल मेरा ये था कि क्या पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए तालिबान और इंडिया के जो आपस में राब्ते? अच्छा, पहली तो कंफर्म हो चुके हैं। देखिए, पहली तो बात ये है कि मुझे इस चीज का पहले जवाब चाहिए। हाँ, कि ये जो इंडिया के मुहतरम वहां जाके आला अफसर मिले हैं, ये किस मुंह से गए हैं? कुछ शर्म नहीं आई? कोई ऐसी बात नहीं ज़हन में आई कि यार इनको तो हम क्या उनसे पूछ सकते हैं? ना, लेकिन तो मैं आपको हम तालिबान से पूछ सकते हैं कि जी आप कैसे? नहीं, तालिबान से नहीं पूछना, मैं तो पहले इनसे हमारे खिलाफ आप इतना बड़ा मुल्क, दुनिया में तकरीरें, तो डेमोक्रेसी, तो सेक्युलर, तो छोड़ेंगे नहीं, रोज मरवाते रहे तालिबान को, पैसे देते रहे उनके खिलाफ कार्रवाइयों पे, आज बड़ा वहां पे जाके बैठ गए। तो पहले तो जिसको थिंकिंग है ना मोहित साहब, अगर वो ये देख रहे हैं कि मेरा तो ख्याल है बड़ी शर्म की बात है। स्ट्रेटेजिक तो नहीं, शर्म की बात है। और ये भी बता देता हूँ स्ट्रेटेजिक क्यों नहीं, इतने बेवकूफ अगले भी नहीं है जिनको मिलने गए थे। अच्छा, तो हम परेशान नहीं है? मुझे तो कोई परेशानी नहीं। अच्छा, वैसे अजीब बात है कि ये भी पता कर लें जवाब क्या मिला। अच्छा, तो ये जयशंकर साहब की 2 ट्रांजिट वहां पे हुए, वहां पे वो रुके, वैसे किस लेवल पे अब बता ही दें, वो खबर तो दे दें ना, मुलाकातें किस लेवल की? क्या मैंने तो वही पढ़ा है जो आपने पढ़ा है कि उनके हाईएस्ट लेवल या हाई लेवल पे जाके। मैंने ये नहीं पढ़ा कि तालिबान ने जवाब क्या दिया। हाँ, वो उनसे पता करें तो जिनको शर्म आनी चाहिए ज्यादा ही आएगी। अच्छा भाई, आप एक कुव्वत के खिलाफ 30 साल से कार्रवाइयां करा रहे हैं, यूर एन आर्च एनिमी। अभी आपके ख्याल एक मीटिंग करेंगे तो वाह 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 क्या। डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, बड़ी अहम उनसे कल गुफ्तगू हुई और पहली दफ़ा ये हमें पाकिस्तानी साइड से इस बात का इकरार हुआ कि इंडियन डेलीगेशन जो है वो कतर में अफगान तालिबान से मिला। और उसी पर आज सीनियर सहाफ़ी हैं, बैनुल अक़वामी उमूर के, अफगान उमूर के बड़े एक्सपर्ट समझे जाते हैं, समी यूसुफ़ज़ई साहब ने भी बड़ी अहम इस मुलाकातों की ना सिर्फ तस्दीक की है बल्कि कुछ इन्फॉर्मेशन भी उनके पास है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है समी यूसुफ़ज़ई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कल मोहित यूसुफ साहब ने भी इसकी तस्दीक कर दी, अफगान तालिबान और इंडियन ऑफिशियल्स की जो मुलाकातें हुई हैं, स्पेशली जयशंकर जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे, क्या खबरें हैं आपके पास, कब हुई है मुलाकातें, कुछ तफसीलात हमें हमारे साथ शेयर कीजिए। ये आपको मालूम है गुज़श्ता एक हफ्ते से खबरें चल रहे थे, इससे पहले इंडियन मीडिया में खबरें आने लगी कि तालिबान और इंडियन ऑफिशल्स के दरमियान कॉन्टैक्ट्स भी हो गए और मुलाकात भी हो गई। और अब हमारी जो ज़राए वो कह रहे हैं कि ये तालिबान की 3 बंदे, मुला बिरादर, मुला खैरुल्लाह अखवंद और शेख मौलवी दिलावर, दोहा में एक कतर के एक अहम शख्सियत के घर में उनके मुलाकात हो गई है। जाहिर बात है तालिबान को इस मुलाकात के असरात और पाकिस्तान पर इनकी कॉन्सिक्वेंसेस का पता है, तो उन्होंने इस वक्त खुलकर कोई इसकी तस्दीक नहीं की है। लेकिन तालिबान के ज़राए कह रहे हैं कि मुलाकात हो गई है और इंडिया का जो अफगानिस्तान में तालिबान के बाबत एक कंसर्न था कि अगर वो दोबारा अफगानिस्तान में आ जाए तो उनके लिए मसले खड़े करेंगे, तो
और ये पाकिस्तान के आइनकों से इंडिया का पॉलिसी बनाएंगे। तो तालिबान ने कह दिया है कि हम मुस्तकिल लोग हैं, हम किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे और हमारे ख्वाहिश है कि इंडिया के साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे हो। और इसके अलावा तालिबान ने ये भी कहा है कि हमें शिकायतें मिल रही है कि अफगानिस्तान में इस वक्त जो प्राइवेट मलेशिया बन रही है उसमें इंडिया का एक किरदार है, तो उस पर भी उन्होंने इंडियन ऑफिशियल से बात की। लेकिन बहरहाल इस वक्त दोनों तरफ चूंकि बहुत ही सेंसिटिव मसला है तालिबान के लिए भी और इंडियन हुकूमत के लिए भी, तो वो इसको छुपा रही है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन मुलाकातों की डिटेल्स आना शुरू हो रही है। अच्छा समी, ये बताएगा, कल मुईद यूसुफ ने ये तो नहीं बताया, तस्दीक करने की पोजीशन में नहीं थे शायद, कि तालिबान ने जवाब क्या दिया इंडियन ऑफिशियल्स को, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि आप ज़रा पता तो करें ना कि तालिबान ने उनको जवाब क्या दिया, जिससे मुझे रिफ्लेक्ट ये हुआ कि कोई ज़्यादा तसल्ली बख्श जवाब इंडियन हुकाम को नहीं मिला तालिबान की जानिब से, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी या जो भी वो चाहते थे। आप इस पर क्या तबसरा करेंगे इस खबर पर? देखिए, थ्रू आउट जो अफगानिस्तान की हिस्ट्री है, अफगानिस्तान में पहले मरतबा इंडियन एम्बेसी को मुकम्मल तौर पे बंद होना पड़ा, वो तालिबान के दौरे हुकूमत थे। बिल्कुल, जो मेरे ख्याल में एक इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी सेटबैक थी अफगानिस्तान में। तो अब इंडिया को भी इदराक हो गई कि तालिबान अफगानिस्तान में एक हकीकत है। अगर अमेरिका उनके साथ लड़ते हैं और नेटो के अफवाज उनके खिलाफ लड़ते हैं, उनके एक दूसरे को मारते हैं, वो उनके साथ मुज़ाकरात के टेबल पर बैठ सकते हैं, तो इंडिया क्यों तालिबान के साथ ना बैठे? जाहिर बात है इनिशिएटिव पहले इंडिया ने लिया है, उनके लोग कतर जाकर उनसे भी है। तो मेरे ख्याल में तालिबान को भी एक इंडिया की एक ज़रूरत है कि वो मुस्तकबिल में अगर तालिबान काबुल पर कब्जा करे, उन ग्रुपों को जिसको पहले हम साबिका शुमाली इत्तेहाद कहते थे, उनके सपोर्ट न करे। उस वक्त जब तालिबान की हुकूमत थी तो जो साबिका शुमाली इत्तेहाद था वो इंडिया और ईरान से उनको सपोर्ट मिल रहा था। अब तालिबान का ख्याल है कि वही सूरत हाल दोबारा न बन जाए, तो इसी वजह से उन्होंने इसमें आफियत समझा कि इंडिया के साथ भी डायलॉग, मुज़ाकरात और उनके साथ कांटेक्ट हो। तो मेरे ख्याल में इंडिया को भी इसका इदराक है कि अफगानिस्तान में तालिबान एक हकीकत है और उनके साथ बात हो सकती है। इससे पहले कि एक तालिबान दोबारा काबुल पर कब्जा करे या वहाँ पर एक अहम क़ुव्वत के तौर पर उभर जाए, तो वो चाहते हैं उनके साथ इनके रवाबित रहे। लेकिन बहरहाल इंडिया में इस पर एक चीज़ है कि इंडिया ने हमेशा अशरफ गनी साहब की हुकूमत की हिमायत की, डेमोक्रेसी की हिमायत की और तालिबान की मुखालिफत की। लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया में अगर ये जो मोदी के जो पार्टी है वो अगर इस तरह तालिबान के साथ राबिते करते हैं, तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर इंडिया में प्रेशर बढ़ेगी कि वो जो बात कर रहे थे डेमोक्रेसी की और अफगानिस्तान में बुनियादी हुकूक की और पार्लियामेंट की बालादस्ती की, तो शायद लगता है कि उन्होंने अब ये फैसला कर दिया कि अगर तालिबान आ जाता है तो उस पर वो कॉम्प्रोमाइज। अच्छा समी, इस पूरे जो सिनारियो एक बन रहा है उसमें पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा सा बताइएगा कि क्या पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए या खुश होना चाहिए कि तालिबान के बाकी दुनिया से भी राब्ते बढ़ रहे हैं? मेरे ख्याल में पाकिस्तान का भी ये अब अफगानिस्तान और तालिबान में, अगर अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ जाता है, अगर फिर तालिबान एक किस्म के इंज़िवा में रहे, आइसोलेशन में रहे, किसी के साथ उनके रवाबित न रहे, तो ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छी नहीं होंगे। पाकिस्तान का जो मेन कंसर्न है वो ये है कि तालिबान हुकूमत में शामिल हो जाए या अगर वो हुकूमत पर कब्जा भी कर दे तो उनका वो जो पुराना जो पॉलिसी थे इस्लामी अमारत थी उसी तरह ना हो कि सारे दुनिया के साथ वो लड़ पड़े और फिर पाकिस्तान पर भी प्रेशर आना शुरू हो जाए कि आप उन लोगों को समझाएं, उनके साथ आपके रवाबित भी है, अगर इन्फ्लुएंस नहीं है कुछ लोग वो तालिबान में आप लोगों को सुनते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान भी चाहते हैं, लेकिन इतना भी नहीं चाहते कि वो इंडिया से इतने शेर व शक्कर हो जाए कि फिर पाकिस्तान को एक जो एक कंसर्न है वो उभर कर सामने आए। लेकिन ये है कि तालिबान के बाबत पाकिस्तान की भी हेजिटेशन है, क्योंकि अफगानिस्तान का हिस्ट्री ये है, जो लोग पाकिस्तान में मुजाहिदीन थे जब वो काबुल पर कब्जा कर गई फिर वो पाकिस्तान के खिलाफ हो गई। तो चूंकि 9/11 के बाद अफगानिस्तान के सारे हमसायों में सिर्फ पाकिस्तान ने वार एंड टेरर में तालिबान के खिलाफ एक एक्टिव किरदार अदा किया। तो अंदर से पाकिस्तान की जो पॉलिसी मेकर्स है उनको डाउट है, उनको शक है कि ऐसा ना हो कि अगर तालिबान
दोबारा खैबर पर कब्जा करे तो वो फिर पाकिस्तान से इंतकाम की बात करे या पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ की जो पॉलिसी है उसके ऊपर वो अपनी नाराजगी का इजहार करे। चूंकि इस वक्त तालिबान मुश्किलात में है या पाकिस्तान में अफगान रिफ्यूजीज के कैंपों में छुप कर रहते हैं, तो उसी डर से शायद वो इस वक्त खुलकर इन चीज़ों का जो पाकिस्तान ने वार एंड टेरर में तालिबान के साथ किया उस पर कुछ बात न करे। लेकिन इसके इम्कानात है अगर वो काबुल पर कब्जा करे तो फिर वो एक शिकायत का एक अंबार पाकिस्तान के सामने लगाएंगे। और इसके अलावा भी काफ़ी अरसे से पाकिस्तान अफगान तालिबान से ये दरख्वास्त कर रही है कि TTP जो अफगानिस्तान में है वो मोस्टली तालिबान एरिया में है कि वो TTP के खिलाफ इकदाम करे, लेकिन तालिबान ने अभी तक इन ख्वाहिशों का और इन रिक्वेस्टों का कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी थोड़ा सा नर्वस होंगे इस सूरत हाल से कि तालिबान। यूसुफ ज़ई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़िब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।